जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल स्मार्ट स्टडी डीएस में। साथियों, आज के सेशन में एसएससी एमटीएस 2025 एग्जाम के लिए हम पूरे मॉडल को देखेंगे। जैसा मॉडल पेपर आपके एग्जाम में आएगा, यानी कि जैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपेंगे वैसे ही आज के इस वीडियो में क्वेश्चंस को देखेंगे। सबसे पहले जीके जीएस के मैं आपको 25 क्वेश्चन करवाने वाला हूं। जैसे आपके एग्जाम में आएंगे उसके बाद 25 क्वेश्चन हम लोग करेंगे इंग्लिश के। देन आफ्टर रीजनिंग के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे और मैथ के भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को देखेंगे। तो इस प्रकार साथियों, जिनका भी पेपर एमटीएस का है, अगर वो वाकई में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है। मैं कहूँगा, मैंने इस वीडियो में इतनी जान लगा करके वीडियो सर्च किया है, तो यहाँ पर अगर बात करें वाकई में अच्छे ढंग से अगर क्वेश्चंस को आपने अपने मनोमस्तिष्क में स्टोर कर लिया तो पेपर आपका बहुत ही इजीली क्रैक हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? अगर आपका जवाब सत्य में हो जाते हैं तो मैं कहूँगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है? सिंह, घोड़ा, बाघ, हाथी। अगर आपका जवाब हाथी है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद कह रहा, बनारस शहर जो है ये किस नदी के तट पर स्थित है? गंगा नदी, यमुना नदी, सरस्वती या नर्मदा। तो अगर आपका जवाब गंगा नदी ऑप्शन नंबर ए के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है, माउंट एवरेस्ट ये किस देश में स्थित है? क्या ये भारत में है, नेपाल में है या चीन में? तो अगर बात करें ये आपका नेपाल में है, और नेपाल में इसको माउंट एवरेस्ट नहीं कहा जाता, इसको सागर माथा के नाम से जाना जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये नई दिल्ली में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिलेगा। कह रहा 23 मार्च को किसके शहीद होने की याद में शहीद दिवस मनाया जाता है? पहला क्वेश्चन बन जाता कि शहीद दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 23 मार्च को मनाया जाता है। और किसके शहीद होने के याद में? तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव सिंह के शहीद के या खोने की याद में हम लोग यहाँ पर 23 मार्च को शहीद दिवस मनाते हैं। मुद्रा राक्षस की अगर बात की जाए, इसके रचयिता कौन थे? तो यहाँ पर आपको याद रखना, विशाख दत्त ये जो है मुद्रा राक्षस नामक एक यहाँ पर पुस्तक के लेखक हैं। कह रहा है यहाँ पर अढ़ाई दिन का झोपड़ा क्या है? तो अढ़ाई दिन का झोपड़ा, आपने इसका नाम सुना होगा आज आपके, यानी कि मस्जिद, मंदिर या संत की झोपड़ी या मीनार। तो ये एक मस्जिद है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने दिया है करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन भी आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और देखने को मिलेगा। कह रहा कृष्णदेव राय के शासनकाल में जो अष्ट दिग्गज है ये किसे कहा जाता था? कि 8 मंत्री वाले परिषद को कहते हैं, विजयनगर सम्राट की 8 वीरों को कहते थे, या तेलुगु भाषा के 8 महान कवियों को कहा जाता था? मैं कहूँगा कवियों को कहा जाता था, यानी कि तेलुगु भाषा के 8 कवियों को कहा जाता था। यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जिन स्टूडेंट का है करेक्ट हो जाता है। रैयतवाड़ी व्यवस्था को और कहाँ मद्रास में शुरू किया गया है? तो ये बंबई और मद्रास में स्टार्ट किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आप सभी का हो जाएगा। उसके बाद काकोरी ट्रेन डकैती एक्शन में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? तो मैं कहूँगा राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां। यानी कि यहाँ पर राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां को काकोरी डकैती एक्शन में यहाँ पर एक क्रांतिकारियों को फांसी की सजा के रूप में दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन काकोरी षड्यंत्र केस मुकदमा से संबंधित नहीं थे? कौन कौन से संबंधित थे? राम प्रसाद बिस्मिल से संबंधित काकोरी षड्यंत्र केस से राजेंद्र लाहिड़ी भी संबंधित थे, अशफाक उल्ला खान भी, लेकिन सूर्य से संबंधित नहीं थे। अगर नहीं थे तो यही आपका करेक्ट आंसर है। नंद प्रयाग में नंदाकिनी नदी किस नदी से मिलती है? फटाफट बताइए। तो अलकनंदा से मिलती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ। नंद प्रयाग में नंदाकिनी नदी अलकनंदा नदी से मिलती है। कह रहा है हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियां कौन सी हैं, बताइए। तो अगर यहाँ पर ब्यास, चिनाब, यहाँ पर सतलज, रावी, यमुना, ये सारी नदियां हिमाचल प्रदेश से बहने वाली नदियां हैं, याद रखना है। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? अगर मैं आपसे पूछूं सौरमंडल का पहला सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए। दूसरे सबसे बड़े ग्रह की बात करें तो ये शनि ग्रह आप सभी का राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है
अब आपकी परीक्षा में समय बहुत कम बचा हुआ है, इसलिए क्वेश्चंस आपको जो भी करवा रहा हूँ सेलेक्टेड हैं, आपको भी पता है आपकी परीक्षा में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आते हैं। तो जितने ही ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो उतना ही बेटर होगा। और एमटीएस में जीके के पूरे 25 क्वेश्चन आएंगे, तो समझ के चलिए ये वही आपके 25 क्वेश्चन है जिसमें आपको रियल एग्जाम में, रियल पेपर में हूबहू क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। कह रहा यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा सुंदरता की देवी के रूप में करते हैं? तो यहाँ पर शुक्र की पूजा सुंदरता की देवी के रूप में की जाती है यूरोपवासियों के द्वारा। कह रहा है यहाँ पर पेम्बा द्वीप ये है निम्नलिखित में से किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो ये लौंग की खेती के लिए प्रसिद्ध है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, मुझे बताइए। साथियों, अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल स्मार्ट स्टडी डीएस को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप वाकई में चाहते इस बार एमटीएस का एग्जाम आपका क्रैक हो तो तुरंत वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? नॉर्म ई बोरलॉन्ग इनका नाम है, जो यहाँ पर हरित क्रांति के रूप में जाने जाते हैं। कह रहा है किस संविधान में यहाँ पर अगर बात की जाए संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में नवी अनुसूची जोड़ी गई है? किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में नवी अनुसूची को जोड़ा गया था? तो नवी अनुसूची जो जोड़ी गया था वो पहले संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, और ये यहाँ पर 1951 में हुआ था पहला संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत के किस संविधान संशोधन के अंतर्गत वस्तु एवं सेवा कर लगाया गया है? तो ये यहाँ पर 101वें संविधान संशोधन के तहत लगाया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर आप सभी से अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र कौन सा है? तो यहाँ पर ये बेसिक सा क्वेश्चन है, आप सभी को मालूम होना चाहिए। अगर आपका जवाब ए है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए और राइट आंसर बताने की कोशिश करिए कि क्या यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कह रहा है दो कांच के गिलास 1 मिनट। कह रहा दो कांच के गिलास एक दूसरे से, एक अंदर और दूसरा चिपक जाता है, उन्हें आप कैसे अलग करेंगे? यानी कि चिपक जाते हैं एक दूसरे से, क्या बाहरी गिलास को गर्म पानी में डालकर गर्म करेंगे, या जोरों से पीट कर अंदरूनी गिलास में गर्म पानी डालेंगे, या गिलासों को शीतल जल में? तो ये जो बाहरी गिलास हैं इसको गर्म पानी में डालोगे तो दोनों गिलास एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। इनमें से किस तत्व को मिट्टी के तेल में सुरक्षित रखा जाता है? तो मिट्टी के तेल में आपको सोडियम पता होना चाहिए, इसको रखा जाता, जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। निम्न धातुओं में से कौन स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? मैं कहूँगा सोना जो धातु है ये एक तरीके से स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, इसलिए जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ये आपके जीके जीएस के 25 क्वेश्चंस यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। अब हम लोग देखेंगे इंग्लिश के 25 क्वेश्चन, और इंग्लिश के वैसे ही क्वेश्चन आपको करवाएंगे जैसे आप अपने एग्जाम में क्वेश्चंस को देखोगे। पहला क्वेश्चन आपका इंग्लिश का, और यहाँ पर पूरे 25 क्वेश्चन आएंगे। 25 क्वेश्चन आपके एग्जाम में रियल वाले वो भी आएंगे। तो 25 सवाल जीके, 25 इंग्लिश के, इन्हीं पर आपके पूरे सिलेक्शन का यहाँ पर दावा लगता है। तो इंग्लिश को भी आप लोग मजबूत रखिए। कह रहा है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्राइट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। एंटोनिम का मतलब होता है विलोम, यानी कि उल्टा मीनिंग। एक वर्ड यहाँ पर एराउस दिया गया है, यहाँ पर इसका उल्टा मीनिंग बताना है। एराउस का मतलब क्या होता है? एराउस का मतलब होता है किसी को उकसाना। अच्छा, इसका उल्टा क्या हो जाना? किसी को उकसाना नहीं, किसी को यहाँ पर रोकना। क्या? किसी को उकसाना नहीं, किसी को रोकना, ये इसका इंग्लिश हो जाएगा। तो रोकने की इंग्लिश आपको पता करनी है। अलर्ट मतलब क्या? रोकना होता है। अलर्ट मतलब होता है चेतावनी देना। और यहाँ पर थ्रिल की बात करें तो यहाँ पर ये आपका रोमांचकारी कोई चीज़ अच्छी है, तो यहाँ पर ये भी नहीं हो सकता है। अगर प्रोवोक की बात करें तो ये मतलब होता है भड़काना या उकसाना। क्या? भड़काना, तो ये तो 3 होंगे नहीं। भड़काना इसका मतलब हो गया। और किस यानी कि सीज, यानी कि किसी चीज़ को रोक देना। तो यहाँ पर एराउस का जो एंटोनिम हो जाएगा वो सीज हो जाएगा। सीज ऑप्शन नंबर डी के साथ करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी कौन से वर्ड की स्पेलिंग आपको गलत लग रही है ये बताना है। स्पेशलिस्ट की स्पेलिंग यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ पर इसको विशेषज्ञ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विशेषज्ञ। और इंक्रीमेंट की अगर बात करें तो यहाँ पर कहते हैं ना कि मेरी मतलब इंक्रीमेंट हो गई, यानी कि सैलरी बढ़ गई, तो बढ़ना।
और उसके अलावा यहाँ पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर एक्सप्लोरेशन यहाँ पर होना चाहिए, यानी यहाँ पर एक्सप्लोरेशन की स्पेलिंग यहाँ पर गलत लिखी हुई है। मैं आपको लिखकर बता देता हूँ, EXPLORATION ये होता है एक्सप्लोरेशन। ठीक है, एक्सप्लोरेशन का मतलब होता है कि खोज करना, इन्वेंशन करना। तो कुल मिलाकर के राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाहिए, जो कि स्पेलिंग गलत है जो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है यहाँ पर, अगर आप देखोगे एमटीएस एग्जाम को क्रैक करना चाहोगे और आप इंग्लिश के सेक्शन में 25/25 का स्कोर करना चाहते हैं, तो ये यहाँ पर 75 नंबर की यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर 75, एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, तो 25 क्वेश्चंस में से अगर 25 क्वेश्चन अपने करेक्ट करना चाहते हैं तो स्मार्ट स्टडी डीएस को आपको सब्सक्राइब करके जरूर रखना है। अगर आप सब्सक्राइब कर लिए और जो मैंने आपको पढ़ाया वो आपने पढ़ लिया, तो समझ लीजिए तांडव दिखाओगे अपने परीक्षा हाल में, जो कि रियल परीक्षा हाल में। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये एक इडियम है मार्कअप। मार्कअप का मतलब क्या होता है, ये सबसे पहले आपको यहाँ पर बताना है। मार्कअप का मतलब होता है किसी चीज की कीमत बढ़ाना, किसी चीज की कीमत बढ़ने को कहते हैं मार्कअप करना। आप बताइए, यहाँ पर पुट अ क्लियर लेबल नहीं, एक्सीडेंटली स्टेन नहीं, डिस्परेटली स्मेयर नहीं, इंक्रीज द प्राइस, ये आपका, यही तो मैंने बताया कि कीमत बढ़ाना, यानी कि यहाँ पर मार्कअप का मतलब हो जाता है इंक्रीज द प्राइस। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्राइट सिनोनिम्स ऑफ गिवन द वर्ड। इस वर्ड का आपको सिनोनिम बताना है। सिनोनिम का मतलब होता है यानी कि सेम मीनिंग। सेम मीनिंग, इसका मतलब ये होता है सेम मीनिंग आप सभी को बताना है। सबसे पहली बात, इसका मतलब स्कोर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है किसी को मांझना, यानी किसी चीज को साफ करना। तो इसका यहाँ पर जो सिनोनिम मार्क, मार्क का मतलब होता है निशान, क्या होता है, निशान। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्क्रब। स्क्रब का मतलब होता है साफ करना, ठीक है, साफ करना। और डर्टी मतलब होता है गंदा, और स्पॉट मतलब होता है धब्बा। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ मांझना कह लो या स्क्रब कह लो या यहाँ पर साफ करना कह लो, एक ही चीज है। तो कुल मिलाकर के इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले नंबर का क्वेश्चन देखिए, कह रहा है सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें से कौन से वर्ड की स्पेलिंग आपको गलत लग रही है मुझे बताइए। तो यहाँ पर इंसिडेंटली की अगर बात करें, इंसिडेंटली की स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है, प्यूरिफाई की भी सही है। कॉमर्शियल की अगर बात करें तो कॉमर्शियल में यहाँ पर 2 बार CRR आया है, लेकिन यहाँ पर एक बार आर आना चाहिए, यानी कि COMMERCIALLI आना चाहिए। तो कुल मिलाकर के इस वर्ड की स्पेलिंग सही नहीं लिखी हुई है, पॉसिबिलिटी की सही है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर एक वर्ड दिया गया है यहाँ पर डेंस, और डेंस का आपसे सिनोनिम पूछा जा रहा है, सेम मीनिंग। यानी कि डेंस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर कोई चीज़ बहुत डेंसिटी में ज़्यादा है, यानी कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा घनी है, धनी है, या घना कहते हैं। यानी घना शब्द कहीं पर इस्तेमाल हो जाता है, कहीं पर घनी। थिक मतलब क्या, घना होता है। सॉफ्ट मतलब मुलायम होता, फास्ट मतलब तेज होता, लो मतलब धीमा होता है। मैं कहूँगा थिक, थिक मतलब ही यहाँ पर घना होता है, और डेंस मतलब भी घना होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है सेलेक्ट द ऑप्शन that can be used as one word substitution as group of a kind of decision one which one cannot go back। एक लाइन में इसको पढ़ करके आंसर देना है, यानी कि यहाँ से आपका सेंटेंस दिया गया है, इसको पढ़िए। मतलब कि एक डिसीजन, एक फैसला जो कैन नॉट गो बैक, यानी कि जो बदला नहीं जा सकता, उसको क्या कहा जाता है। एक ऐसा फैसला जिसको बदल नहीं सकते, उसको क्या कहोगे, ये आपसे पूछा जाएगा। तो इसको हम बोलेंगे इनोवेकेबल, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है यहाँ पर सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्राइट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि द चिल्ड्रन रिक्वेस्टेड दैट दे माइट बी डैश टू स्टे अप लेट। यहाँ पर आपको बता देना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर किस ऑप्शन के साथ दोगे, यानी कि यहाँ पर माइट बी, यहाँ पर आपको जो है एक खाली जगह दी गई है और यहाँ पर बताना कौन सा वर्ड आएगा। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। द चिल्ड्रन रिक्वेस्टेड दैट दे माइट बी, यहाँ पर डैश टू स्टे अप लेट, कौन सा वर्ड यहाँ पर आएगा, ये कुल मिलाकर के आप सभी से पूछा जा रहा है, बताइए। तो यहाँ पर आप सभी का द चिल्ड्रन रिक्वेस्टेड दैट दे माइट बी, तो यहाँ पर आप सभी लोग क्या करोगे, यहाँ पर अगर बात की जाए अपोप्रो या एडमिटेड या परमिटेड, यहाँ पर सनसेट
यानी कि संतेष्ड यानी कि देर तक जाने के लिए उनको आज्ञा देनी चाहिए। तो यहाँ पर परमिटेड यहाँ पर आना चाहिए, यानी कि देर तक आज्ञा देनी चाहिए। तो यहाँ पर ऐसा चिल्ड्रन रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो परमिटेड वर्ड ही आना चाहिए। उसके बाद अगले नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्राइट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, यानी कि क्लमसी का आप सभी को क्या बताना है, क्लमसी का एंटोनिम्स बताना है। क्लमसी का मतलब क्या होता है, क्लमसी का मतलब होता है गंदा, इसका मतलब होता है गंदा। तो यहाँ पर ग्रेसफुल का मतलब क्या हो जाएगा, सुंदर, क्या हो जाएगा, सुंदर। और यहाँ पर विलफुल की बात करें तो ये आपका जानबूझकर होता है, तो ये इनका एंटोनिम हो नहीं सकता, ठीक है। और स्टबर्न की अगर बात करें, इसका मतलब होता है जिद्दी, यानी कि जिद्दी भी इसका एंटोनिम नहीं हो सकता है। और एक वर्ड कहते हैं बड़ा बेढंगा टाइप का लगता है, यानी कि बेढंगा, यानी इसका ए भी नहीं हो सकता है। गंदे का कहीं ना कहीं एंटोनिम ग्रेसफुल बनेगा, यानी कि सुंदर, यानी कि क्लमसी का एंटोनिम ग्रेसफुल हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। देन आफ्टर अगला क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्राइट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, यानी कि बेटरमेंट। बेटरमेंट का एंटोनिम आपको बताना है। बेटरमेंट का मतलब क्या होता है साथियों, बताइए। बेटरमेंट कह सकते हैं साथियों सुधार करना, क्या कहते हैं, सुधार करना, सुधार करना। और यहाँ पर प्रॉस्पेरिटी की अगर बात करें तो यहाँ पर, या यहाँ पर डेटेरियोरेशन की बात करें, डेटेरियोरेशन का मतलब क्या होता है, अगर मैं कहूँ खराबी होता है, यहाँ पर क्या होता है, खराबी होता है। तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर लग रहा है कि सुधार का एंटोनिम यहाँ पर खराबी होना चाहिए। तो बेटरमेंट का एंटोनिम यहाँ पर डेटेरियोरेशन हो जाएगा, इसलिए आपके क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। साथियों आपको पता है इंग्लिश के आपके कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पूरे के पूरे यहाँ पर 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप 25 में से 25 का स्कोर करना चाहते तो ये समझ लीजिएगा, जितनी मैं आपको क्लासेस दूं एसएससी एमटीएस एग्जाम के लिए, इन सारे क्लासेस को आपको बहुत अच्छे तरीके से देखना है और अपने इस एग्जाम को क्रैक कर डालना है। और मैं आपको वो सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा जो पीवाईक्यू हैं, यानी कि पिछले सालों में जो पूछे जा चुके हैं और जो आने वाले हैं, आपके इस बार आने की संभावना है। तो इस बार आप लोगों को बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, बस आप स्मार्ट स्टडी डीएस को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को क्लिक करके रखिए। मेरा मानना है एक बार में आपको इतना पढ़ाएंगे कि सिलेक्शन आप सभी का आराम से होना चाहिए। और आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, क्योंकि अभी तो आपकी इंग्लिश चल रही है और जीके हो चुकी है, उसके बाद रीजनिंग प्लस मैथ तो अभी बकाया है। यानी पूरी मेहनत के साथ, पूरी तैयारी के साथ मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत हुआ हूं, इसलिए ये वीडियो आप सभी के सामने खास है, इसको छोड़कर मत जाइएगा। क्योंकि जब कोई चीज़ मेहनत से बनाई जाती है आपके लिए तो उसको देखिए और वो आपके यहाँ पर कामयाबी में आपकी मदद करेगी। तो अगर आप यहाँ पर इस सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो इसको तुरंत लाइक करिए और कमेंट सेक्शन में जय हिंद का कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और यहाँ पर इस क्वेश्चन की बात करें, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ टाइप ऑफ सब्सटेंस और मटेरियल दैट बर्न्स वेरी क्विकली। यानी एक कोई ऐसा मटेरियल है जो बर्न्स यानी कि जल्दी जलता है, बर्न मतलब होता है जलना, बहुत तेजी के साथ जलता है, और उसको क्या कहा जाता है ये आपसे यहाँ पर कुल मिलाकर के पूछ रहा, बताना है आप सभी को। तो उसको हिंदी में क्या कहेंगे, ज्वलनशील कहेंगे। क्या कहेंगे मेरे भाई, ज्वलनशील कहेंगे, यानी कि ज्वलनशील कहा जाएगा। और ज्वलनशील की इंग्लिश आप सभी को पता होना चाहिए। इंडेलिबल, इसका मतलब होता है जो यहाँ पर बिकनसबे, इनक्रेडिबल या इनविजिबल, यानी कि अदृश्य होता है इसका मतलब। यानी कि ज्वलनशील का मतलब जो होता है वो इनफ्लामेबल होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। कुल मिला के आप सभी का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देन आफ्टर अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए और राइट आंसर बताइए। कह रहा है अ प्लान और रूट टू बी फॉलोड ऑन अ जर्नी, यानी कि जर्नी में एक प्लान को फॉलो किया जाता है तो उसको क्या कहा जा रहा है। यानी आप जो अपनी जर्नी यात्रा कर रहे हैं, आप यहाँ पर जो प्लान के अकॉर्डिंग, प्लान यानी कि अंताक्षरी खेलना आपकी जर्नी में, ये अपने काम को या आपको कुछ खाना है या कहीं जाना है तो अपने प्लान के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर जा रहे हैं। तो यहाँ पर जर्नी मतलब कि यहाँ पर यात्रा कार्यक्रम कह सकते हैं, यात्रा कार्यक्रम। अब यात्रा कार्यक्रम को इंग्लिश में क्या कहा जाता है यहाँ पर कुल मिलाकर के पूछ रहा है। तो आई यानी कि यहाँ पर आइटिनरी आपका ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, जो कि आप सभी का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला देखिए यहाँ पर, द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स,
यानी कि एक सेंटेंस नीचे दिया गया है, वो 4 सेगमेंट्स में बटा हुआ है। आइडेंटिफाई पहचानिए और उस सेगमेंट्स को दैट कंटेंट अ ग्रामेटिकल एरर। एक पार्ट ये है यानी इफ आई विल मीट, और दूसरा पार्ट माई फ्रेंड मी टुडे, और अगला आई शैल गिव, ये वाला पार्ट है, और हिम दिस बुक। तो यहाँ पर आप सभी को क्या करना है, ये जो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है तो इसको यहाँ पर देखना है, और इसको यहाँ पर देख करके एक करेक्ट वाला यहाँ पर बताना है। स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स, आइडेंटिफाई सेगमेंट्स दैट कैन बी अ ग्रामेटिकल। इसमें एरर जहाँ पर है वो यहाँ पर आप सभी को बताना है। तो माई फ्रेंड टुडे ये अलग वर्ड हो गया, और आई शैल गिव ये एक अलग वर्ड, और हिम दिस बुक, इसमें से आप सभी को बताना है प्रॉब्लम कहाँ पर है। तो इफ़ आई विल मीट माई फ्रेंड टुडे आई शैल गिव हिम दिस बुक। अगर मैं अपने दोस्त से मिलूंगा तो मैं उसको एक किताब दे दूंगा। तो इसमें दिक्कत पता है कहाँ पर है, इफ़ आई विल मीट टुडे, इफ़ आई विल मीट टुडे, यानी कि इसकी जगह पर आई मीट्स आना चाहिए। क्या, इफ़ आई मीट्स, यहाँ पर मीट्स आना चाहिए। तो दिक्कत कहाँ पर, दिक्कत आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर आप सभी को क्या बताना है, वोलेटाइल का मीन्स बताना है। इसका मतलब होता है परिवर्तनशील। परिवर्तनशील की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर अगर कोई चीज़ परिवर्तनशील नहीं है तो उसको सेरेटाइल बोला जाता है, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला क्वेश्चन कह रहा है सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्प्लिट वर्ड। अब कौन से वर्ड की स्पेलिंग यहाँ पर गलत लिखी है फटाफट आप सभी को बताना है। अगर हम लोग ओकेजन की बात करें तो इसका मतलब क्या होता है, अवसर, इसकी स्पेलिंग सही लिखी हुई है। और उसके अलावा यहाँ पर लिखा हुआ है ऑक्यूरेंस। ऑक्यूरेंस, ऑक्यूरेंस मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि सिंगल यहाँ पर आर लगा हुआ है, यहाँ पर दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पर डबल आर आना चाहिए। ओ डबल सी यू डबल आर ई एन सी ई होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कुल मिलाकर के इस वर्ड की स्पेलिंग गलत है। जब गलत है तो यही आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। ऑकरेंस का मतलब यहाँ पर घटना होता है, कोई भी घटना हो तो उसको कहा जाता है ऑकरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर यहाँ पर ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर ऑक्शन का मतलब होता है नीलाम करना, और यहाँ पर नीलाम करना, ऑफरिंग मतलब ऑफर देना, कोई चीज़ को कम में प्रदान करना, उसको ऑफरिंग कहते हैं। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, यहाँ पर भी वही चीज़ है। 4 सेगमेंट्स में आप सभी का बटा हुआ है। द नेचर चैनल, और ये आपका एक अलग है। गिव्स अ लॉट्स ऑफ, यानी कि ये अलग हो गया आप सभी का। इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन, ये आपका अलग हो गया। और ऑन, ये आपका वर्ड लाइफ, ये अलग हो गया। दिक्कत कहाँ पर है ये आप सभी को बताना। मैं कहूँगा यहाँ पर जो चैनल है, द नेचर चैनल गिव्स अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन ऑन वाइल्ड लाइफ। तो यहाँ पर लॉट्स ऑफ, यानी कि यहाँ पर लॉट्स ऑफ लिखा हुआ है, ये जो यहाँ पर गिव्स लॉट्स क्या आना चाहिए, गिव्स आ नहीं आना चाहिए, गिव्स लॉट्स ऑफ ये आना चाहिए। ऐसा आपका कहाँ पर लिखा हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है यहाँ पर द गेस्ट, 1 मिनट। अगर इस क्वेश्चन की बात करूं तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर किस ऑप्शन के साथ जाना चाहिए, आप सभी लोग देखिए और राइट आंसर बताने की कोशिश करिए। कह रहा है सेलेक्ट, देखिए कह रहा है इट लुक्स एज इफ इट माइट रेन टुनाइट एज द स्काई इज, यानी कि ऐसा लग रहा है कि आज रात बारिश हो सकती है क्योंकि आसमान बादलों से घिरा हुआ है, ये होना चाहिए। तो यहाँ पर होना चाहिए आसमान बादलों से घिरा हुआ है। तो आसमान बादलों से घिरा हुआ है कि इंग्लिश क्या होती है, ओवरजॉयड नहीं, ओवरड्यूस नहीं, ये आपकी ओवरकास्ट होती है। तो कुल मिलाकर के पूरा सेंटेंस आप सभी का हो जाएगा, इट लुक्स एज इट इज माइट रेन टुनाइट एज द स्काई इज ओवरकास्ट। अगला देखिए कह रहा है यहाँ पर स्टडी वर्ड दिया गया, इसका मतलब है सिनोनिम इसका बताना है। तो आप सभी लोग देखिए और राइट आंसर बताने की कोशिश करिए। स्टडी का मतलब होता है कोई चीज़ अगर स्थिर अवस्था में है तो उसको कहा जाता है, ये यानी कि स्टडी है, स्थिर है, तो इसको आपको सिनोनिम बताना है। तो स्टेबल, फ्लेक्सिबल, सॉफ्ट या सिल्की। तो स्टेबल का मतलब ही ये कहीं ना कहीं स्थिर और स्थायी हो जाता है, और स्टडी का मतलब यानी इसका सिनोनिम हो जाता है। अगला देखिए कह रहा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम टू बीट द क्लॉक।
टू बीट द क्लॉक की अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब होता है समय सीमा के अंदर काम को पूरा करना। जितना समय आपको दिया जाए उतने में आप अपना काम को पूरा करें। तो इसको इंग्लिश में कहेंगे टू ब्रैग अबाउट वन सेल्फ, ये कहेंगे। टू परफॉर्म अ टास्क विद इन द टाइम, ये कहेंगे। तो टू परफॉर्म अ टास्क विद इन द टाइम लिमिट, यानी कि यहाँ पर इसको ऑप्शन नंबर बी को लॉक करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है यहाँ पर एक वर्ड दिया गया है स्टडी। यहाँ पर आपसे इसका सिनोनिम पूछ रहा है, इसका मतलब क्या होता है मुझे बताइए एक बार कमेंट बॉक्स में। स्टडी का मतलब होता है कहीं ना कहीं एक तरीके से सख्त कह लो, मजबूत कह लो, कठोर कह लो। अब यहाँ पर अनहेल्दी इसको कहोगे नहीं, इसका सिनोनिम हो नहीं सकता है। डेडिकेट भी नहीं हो सकता, क्योंकि डेडिकेट का यहाँ पर मतलब क्या होता है कहीं ना कहीं एक तरीके से विषम। टफ की अगर बात करें तो टफ का मतलब होता है यानी कि कठोर हो जाता है, यानी कि ये आपका स्टडी का सिनोनिम यहाँ पर टफ हो जाएगा। टफ आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ हो जाएगा। अगला कह रहा है एज थिक एज टू शॉर्ट प्लैंक्स। तो यहाँ पर इसको हम लोग अगर वन वर्ड में बात करें तो इसको हम लोग कह सकते हैं क्या मूर्ख, यानी कि एज थिक एज यानी कि टू शॉर्ट प्लैंक्स, ये मूर्ख, यानी इसकी स्पेलिंग इंग्लिश में स्टूपिड या अगली एंग्री, तो यहाँ पर स्टूपिड हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला क्वेश्चन कह रहा है टुकाराम सेड दैट स्केलिंग एवरी माउंटेन पीक हैज इट्स ऑन। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ये खाली जगह है उसको आपको बताना कि कौन सा वर्ड आएगा, फटाफट आप सभी को बताना है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इस क्वेश्चन की, तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर टुकाराम सेड दैट, यानी कि टुकाराम ने कहा है कि स्केलिंग एवरी माउंटेन, यानी कि पर्वत पर, हर पर्वत पर चढ़ना की अपनी एक अलग चेक्स हैं, बर्डन्स हैं या चुनौतियां हैं, यानी कि चैलेंजेस हैं। आपका अगर जवाब है कि हर पर्वत शिखर पर चढ़ने की अपनी अलग चैलेंजेस, चुनौतियां होती हैं, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्या पूछा जा रहा है, सेलेक्ट द इनकरेक्टली वर्ड, स्प्लिट वर्ड आपसे भी से पूछ रहा है। तो अगर हम सभी लोग बात करें सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्प्लिट वर्ड, कौन से वर्ड की स्पेलिंग गलत लग रही। एक वर्ड है यहाँ पर होटल लिखा हुआ है, होटल, यहाँ पर होटल नहीं होता है, HOTLAL होता है, ये होता है, और ये सही हो और गार्ड भी सही है। तो यहाँ पर कौन से वर्ड की स्पेलिंग गलत है, ऑप्शन नंबर ए वाले वर्ड की स्पेलिंग गलत है, इसलिए राइट आंसर ये हो जाता है। उसके बाद कह रहा है अ पर्सन हु नेवर ड्रिंक्स एल्कोहल, यानी कि ऐसा बंदा जो एल्कोहल नहीं ड्रिंक्स करता उसको क्या कहा जाता है, ये आप सभी से पूछ रहा है। यहाँ पर टीटू टेलर इसको कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आप सभी के लिए। तो आपने अभी तक साथियों देखा जीके के 25 क्वेश्चन और 25 इंग्लिश के क्वेश्चन, और यानी कि 50 क्वेश्चन तक का सफ़र हमने तय किया है। अब आपके सामने मैं लेकर आऊँगा रीजनिंग के वो सवाल जो डायरेक्ट आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो इन सारे सवालों को देख लीजिए और अपनी तैयारी को इतना मजबूत करिएगा कि इस SSC MTS के पेपर को एक बार में साथियों आप सभी लोग करेक्ट करें। तो पहला क्वेश्चन रीजनिंग का आपकी स्क्रीन पर है। देखिए कह रहा है शब्दों के उस समूह का चयन कीजिए जो दिए गए वेन आरेख के द्वारा सर्वोत्तम ढंग से प्रदर्शित होता है। आपको बताना है मक्का चावल भोजन, या चमेली फूल अंडे का ये आरेख बनेगा, या पानी द्रव रस का आरेख बन जाएगा, या गुलाब कुमुदनी फूल। तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करें फूल की, तो फूल मान लीजिए ये हो गया, और चमेली का भी एक फूल होता है, और अंडा ये अलग हो जाएगा। ऐसा ही तो ये आरेख बना हुआ है, तो ऐसा आरेख ऑप्शन नंबर बी में बना हुआ है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाता है। कह रहा कुल्हाड़ी का काटने से वही संबंध है जो छन्नी का डैश से छानने का वर्क करती है, यानी कि छानने का काम करता है। राइट आंसर ए के साथ। अगला देखिए यहाँ पर कह रहा है नंबर सीरीज का क्वेश्चन आप सभी से कहा जा रहा है। सबसे पहले 27 है, उसके बाद 32 है, फिर 42 है, फिर आपका 57 है, फिर आपका 77 है, फिर आपसे अगला नंबर यहाँ पर पूछा जा रहा है, बताइए। तो यहाँ पर सबसे पहले 27 में हम 5 बढ़ाएं तो 32 हो जाएगा, और यहाँ पर 10 बढ़ाएंगे तो यहाँ पर 10 बढ़ाएंगे तो ये 42, और यहाँ पर 10 बढ़ाएंगे
नहीं 15 बढ़ाएंगे, और 77 जाएंगे तो 20 बढ़ाएंगे। 77 से कितना, 5 10 15 20, यहाँ पर 25 बढ़ा दें तो 77 में 25 बढ़ाओगे तो 102 आ जाएगा। 102 ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ, जो कि आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही तो आपका जवाब। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखिए आप सभी लोग, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो स्टूडेंट देंगे वो बहुत ही अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि इजी क्वेश्चन है आप सभी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आई होप आप सभी लोग इसका राइट आंसर देने की कोशिश करेंगे कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स आप सभी के लिए ओपन है, देखिए और राइट आंसर देने की कोशिश करिए कि एक ट्रॉली बैग बैकपैक है। कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन आप सभी से पूछा ही जाता है, जो कि इंपॉर्टेंट रहता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको देखिए और आप सभी को राइट आंसर देना है कि यहाँ पर एक ट्रॉली बैग, ये कथन है, आपके सामने कथन है और आपके सामने यहाँ पर निष्कर्ष है। कथन के अकॉर्डिंग आपको बताना कौन सा निष्कर्ष सही है, कौन सा निष्कर्ष गलत है। तो यहाँ पर कह रहा है कुछ ट्रॉली बैकपैक हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ ट्रॉली, मान लीजिए ये क्या है, ये ट्रॉली बैग हो गए और ये यहाँ पर ट्रॉली बैग हो जाएंगे, और कुछ ट्रॉली बैग यानी कि इतने ट्रॉली बैग क्या हो गए, ये बैग पैक हो गए। यानी इतनी बात आप सभी को समझ में आई होगी। कह रहा कुछ बैग पैक, ये जो कुछ बैग पैक हैं ये सूटकेस हो गए, तो ये आपके सूटकेस हो जाएंगे। और सभी सूटकेस कह रहा है कि बैग हैं, तो सभी सूटकेस ये क्या हैं, ये आपके बैग होंगे। इतनी बात आप सभी को समझ में आई होगी। अब निष्कर्ष कह रहा है कम से कम कुछ बैग हैं। बिल्कुल, इतने बैग पैक क्या हो जाएंगे, बैग हो जाएंगे। ये तो सही हो जाएगा आपका। कुछ बैग सूटकेस है, कुछ बैग सूटकेस है, इतने बैग भी सूटकेस है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। तो यानी कि एक और दो दोनों निष्कर्ष करते हैं, ऐसा ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, जो कि अपना करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और राइट आंसर बताने की कोशिश करिए। नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, कह रहा 17 है और 18 है, फिर 14 हो गया है, फिर आपका 23 हो गया है, फिर आपका 7 आ गया है, फिर आपका 32 है, फिर आपका -4 है, और अगला नंबर आप सभी को बताना यहाँ पर क्या हो सकता है। कोई दिक्कत नहीं है, कोशिश हम लोग यहाँ पर करते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर 17 में अगर हम लोग 1 जोड़ेंगे तो हमें 18 मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और 18 में 18 से 14 हुए, यानी कि यहाँ पर 4 माइनस किया गया है। कितना, 4 माइनस किया गया है। और 14 से यहाँ पर 30 हुआ है, मतलब यहाँ पर कितना बढ़ाया गया, 9 बढ़ाया गया है। तो 1 जोड़ा जा रहा है, 4 घटाया जा रहा है, फिर जोड़ा जा रहा है, फिर अब घटाया जाएगा। 23 में कितना, अब यहाँ पर 16 घटा दोगे तो 7 बच जाएगा। अब यहाँ पर फिर से आपको 32 आ गया, तो यहाँ पर फिर से बढ़ाना है। 7 से 32 जो हुआ, यानी कि 25 यहाँ पर बढ़ाया गया है। अच्छा, एक चीज़ आपको समझ में आ रही होगी, अगर मैं आपको बताने की कोशिश करें, जैसे कि यहाँ पर 1 4 9 16 25, ये 1 का स्क्वायर हो गया, ये 2 का स्कोर हो गया, ये 3 का स्कोर हो गया, ये 4 का स्कोर हो गया, ये 5 का स्कोर हो गया। जाहिर सी बात है यहाँ पर 6 का स्कोर, यानी कि 32 में से अगर आप 36 घटाओगे तब आपका आएगा ये, यानी कि तब आपका -4 आ जाएगा। तो अब हमने यहाँ पर 7 का स्कोर यहाँ पर करेंगे, यानी कि 49 आएगा। लेकिन अभी माइनस किया तो अब आपको यहाँ पर प्लस करना होगा, यानी कि -4 में +49 जोड़ोगे। -4 में 49 को जोड़ोगे तो यहाँ पर 53 नहीं होगा, 45 होगा। तो कुल मिलाकर के 45 यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर हो जाता है। जिनका आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ मैं कहूँगा आंसर आप सभी का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए सवाल को, और आप मुझे बताइए आपका जवाब यहाँ पर क्या होगा। आपसे कहा जा रहा है कि 8 व्यक्ति हैं, ABCDEFG, एक दूसरे को, यानी कि ये वृत्ताकार मेज के परितः एक दूसरे से समान दूरी पर इसी क्रम में दक्षिणावर्त में बैठे हुए हैं, यानी इसी क्रम में बैठे हुए हैं। तो हम ऐसे ही बैठाएंगे, ये हमने बना दिया है वृत्त, और 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। अब यहाँ पर लोगों को बैठाल देते हैं। देखिए सभी का मुख मेज की तरफ है, और ई अगर उत्तर पश्चिम की दिशा में है, अगर ई को उत्तर पश्चिम की दिशा, उत्तर आपका ये हो जाएगा और पश्चिम ये, उत्तर पश्चिम, यानी कि यहाँ पर ई बिठाल देंगे। तो जी का मुंह क्या होगा, ये आप सभी से पूछ रहा है। सभी का मुंह कह रहा है कि यहाँ पर एक बात कही गई थी कि इसी क्रम में दक्षिणावर्त बैठे हैं। दक्षिणावर्त यानी कि जैसे कि ई है, तो ई के आगे क्या आता है, एफ आता है। एफ यहाँ पर, जी यहाँ पर, एच यहाँ पर, और एच तक तो हैं। और ई से पहले क्या आता है यहाँ पर,
डी आता है, डी यहाँ पर आ जाएगा और सी यहाँ पर आ जाएगा और बी यहाँ पर आ जाएगा, ए यहाँ पर आ जाएगा। 8 लोग थे, 8 बिठा दिए। तो अब कह रहा जी का मुख किस दिशा में है, जी का मुख यहाँ पर इस दिशा में है। ये दिशा आपकी क्या कहलाती है, ये दिशा पता करने के लिए आपको ये दिशा पता करना, ये तो ये होती है दक्षिण और ये पश्चिम। दक्षिण पश्चिम आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, जो कि अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, आप सभी को करना है। देखिए कह रहा पूजा गुलाब की इकलौती बहन है, केशव और सुमेर भाई हैं, गुलाब केशव का इकलौता भतीजा है, सुमेर सोनू पुरुष का ससुर है। पूजा का सोनू से क्या संबंध होगा, यानी सोनू क्या कहेगा पूजा को। ये सवाल ये आपके सामने पढ़ा है और इस सवाल की अगर मैं बात करूं तो पूजा गुलाब की इकलौती बेटी है या बहन है और केशव और सुमेर भाई हैं। गुलाब केशव का इकलौता भतीजा है। अगर मैं बात करूं इस वाली लाइन को अगर मैं सॉल्व करूं पूजा गुलाब, तो पूजा गुलाब हमें यहाँ पर मिल रही हैं और अगर इस वाली लाइन को सॉल्व करें तो यहाँ पर केशव और सुमेर हैं, तो हमें केशव यहाँ पर मिल रहे हैं और सुमेर मिल रहे हैं। तो ये ज़्यादा आसानी होगी इस लाइन को सॉल्व करना। तो केशव और सुमेर भाई भाई हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले यही बना लीजिए कि केशव और सुमेर, केशव और सुमेर यहाँ पर कौन है, ये आपस में भाई भाई हैं। और केशव का इकलौता भतीजा है गुलाब, केशव का इकलौता भतीजा है गुलाब, ये दोनों भाई भाई हैं और इनका भतीजा यहाँ पर ये सुमेर का बेटा हो जाएगा, जो इनका भतीजा होगा, जो कि यहाँ पर गुलाब हैं। ये जो हैं ये बेटा है सुमेर का गुलाब और भतीजा है केशव का, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो गुलाब केशव का इकलौता भतीजा है और सुमेर और सोनू, सुमेर जो है ये सोनू का क्या है, ससुर है। सुमेर जो है ये सोनू का ससुर है, यानी कि यहाँ पर अगर मैं बात करूँ सोनू की कोई बेटी होगी, सोनू की कोई बेटी होगी और बेटी का पति जो होगा वो यहाँ पर होगा सोनू, क्या हो जाएगा, सोनू। तो यहाँ पर तभी कह रहा है सुमेर जो है सोनू का ससुर है, तो ये पत्नी, और पत्नी जो सुमेर की बेटी है यानी कि गुलाब की बहन है। अब इसको देख लीजिए, पूजा गुलाब की इकलौती बहन है। पूजा जो है, पूजा ये गुलाब की इकलौती बहन है, यानी कि पूजा ही है सोनू की पत्नी और सुमेर की बेटी। ये भी हो गया, ये भी बचा। अब बचा क्या, यानी कि पूजा सोनू का संबंध है, तो सोनू का क्या कहेगा पूजा को, तो ये भैया पत्नी कहेगा। पत्नी ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कह रहा है क्या, यहाँ पर जैसे 72 से 6 बनाया गया है और जैसे 128 से 8 बनाया गया है, और कैसे कौन से नंबर से यहाँ पर 7 बनाया जाएगा, तो इसमें क्या लॉजिक लगा हुआ है, बस इतनी सी बात आप सभी को बताना है। अगर हम लोग यहाँ पर 6 को डबल करें, यानी कि डबल नहीं स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। और 36 को डबल कर दें, 36 दूना कितना होता है, 72 होता है। तो ये आपका 72 यहाँ पर लिखा गया है, ठीक। उसी प्रकार ये 8 है, 8 का स्क्वायर 64, 64 का 2 गुना कर दें तो ये कितना आ जाएगा, 128, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। और उसी प्रकार 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49 होता है। 49 का अगर डबल कर दे तो ये कितना हो जाएगा, मेरे ख्याल से 98, और 98 यहाँ पर आना चाहिए। 98 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है। तो साथियों, आपने जीके और उसके बाद में इंग्लिश, उसके बाद में रीजनिंग के सवाल देखे। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं मैथ के। मैथ अगर आपको अच्छी करना है तो इन मैथ के क्वेश्चंस को लगाते रहिएगा। पहला क्वेश्चन मैथ का है, कह रहा 12 सेंटीमीटर भुजा वाले घन, यानी एक घन है, मान लेते ये क्या है आपका, ये घन है, ये 12 सेंटीमीटर इसकी भुजा है, 12 सेंटीमीटर इसकी भुजा है। तो 12 सेंटीमीटर वाले भुजा घन से काटे जा सकने वाले सबसे बड़े लंबवृत्तीय शंकु का आयतन कितना होगा। यहाँ पर लंबवृत्तीय शंकु यानी कि शंकु का आयतन का सूत्र, सबसे पहले आप लोग मुझे बताइए, शंकु के आयतन का सूत्र आप सभी से पूछा जा रहा है। तो ये आपका होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब अगर h की बात करें, h तो यहाँ पर भैया ये दिया गया है हाइट 12 सेंटीमीटर, यहाँ से r निकाले, मतलब अगर यहाँ पर सर्किल करें तो ये पूरी भुजा यहाँ पर 12 है,
आर जो आर इसकी आधी होती है, तो आधी कितनी हो जाएगी मेरे हिसाब से यहाँ पर 6 हो जाएगी। तो आर यानी कि 6, 1/3, पाई की वैल्यू 22/7, और आर कितना आ जाएगा 6, 6 गुणा 6, एच यहाँ पर 12 है, यानी ऊंचाई 12 है। इसको कैलकुलेट करिए, 3 एकम 3, 3 दूना 6 हो जाएगा, 22 दूना यहाँ पर 44 हो जाएगा। तो यानी कि 44 गुणा 12 दूना 60 और बरछंग 72, तो नीचे यहाँ पर 7 आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करके आंसर आप सभी का निकल कर के आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपको कैलकुलेट करके आंसर कमेंट बॉक्स में देना है कि इसका आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में दीजिए फटाफट आप सभी लोग, तो हम लोग आगे क्वेश्चन को स्विच करें। तो आई होप आप सभी लोग इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर और राइट आंसर बताने की कोशिश करिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए एक नज़र में आपकी स्क्रीन पर, और इसको देखिए, क्वेश्चन को देखिए एक बार। देखिए यहाँ पर इसको आपको कैलकुलेट करके आंसर बताना है। आंसर आप सभी का निकल कर आ गया होगा। देखिए अगर हम लोग इसको कट करें तो ये आपका क्या आया था, 44 × 7 2, ये आपका अगर कट करना था, अगर इसको काटोगे तो ये आपका 6.2, इसकी गुणा 72 से कर लीजिए। जब इसकी गुणा 72 से करोगे, 2 दूना 4 और 7 दूनी 14 और 6 दूना 12, 6 छाक 36, 6 सत्ते 42, 1/1 43, 4 उतरेगा, 6 उतर आ जाएगा, 4 4, यानी कि एक नंबर के बाद पॉइंट, यानी इसके बाद 446 कहाँ पर लिखा हुआ है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, हमने यहाँ पर पूरा पूरा नहीं कट किया था। जैसे कि इसको जब काटेंगे तो ये जो आपका निकल कर आ जाएगा 7 छंग 42, 2 बच गया, 2 बच गया, पॉइंट लगा रहे थे तो यहाँ पर 0, 7 दूना, इसको सॉल्व कर लेना मेरे भाई, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सॉल्व कर लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ पर 62 से मैंने गुणा करवाई तो आंसर कम आया 446। तो यहाँ पर आंसर जब इसकी गुणा करोगे, यहाँ पर 6.28 की गुणा करोगे तो यहाँ पर बढ़ करके, यानी कि यहाँ पर 446 से ऊपर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगर यहाँ पर 6.28 की गुणा डायरेक्ट 72 से कराओगे तो यही आपका सेम टू सेम आएगा। अगला देखिए क्वेश्चन, यहाँ पर इस सवाल को देखिए और मुझे बताइए आपका जवाब क्या होगा। मैं सवाल को सही तरीके से लिखूंगा, ये सही नहीं है। जैसे कि यहाँ पर 96 माइनस का 4 और ऑफ, ठीक, ये ऑफ हो गया, यहाँ पर ऑफ हो गया, और उसके बाद ब्रैकेट 18 माइनस का 13 और प्लस का 4 और गुणा 7। यहाँ पर बोर्ड मास का रूल आपको पता होना चाहिए, ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना होता है। 18 में से 13 जाएगा, यहाँ पर 5 बचेगा, यानी कि 5 यहाँ पर आ जाएगा, 7 चक्कू 28 हो जाएगा। ये गुणा आ जाएगा, 4 आ जाएगा, माइनस का यहाँ पर 96, 96 माइनस 4 पंचे 20, यहाँ पर प्लस आपका 28, 96 28 में से 20 जाएगा। यहाँ पर इसको जब घटाओगे तो ये आपका कितना आएगा, यहाँ पर जब 96 में से, यानी कि ये प्लस का 8 आएगा, यानी कि यहाँ पर 28 में से 20 जाएगा तो यहाँ पर प्लस 98 प्लस और 96 प्लस 8, यहाँ पर 104। 104 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कहा क्या जा रहा है, इस सवाल को देखिए और राइट आंसर बताइए, आपका जवाब यहाँ पर क्या हो सकता है। क्वेश्चन कह रहा है, 61 नंबर का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि रेशमा अपनी आय का 84% खर्च करती है। यदि उसकी आय में 30% की वृद्धि होती है और बचत में 40% की वृद्धि होती है तो उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। मैं आपको एक चीज बताऊंगा, इनकम यानी कि आय बराबर क्या होता है, आय बराबर होता है खर्च। आय में से अगर आप खर्च करोगे तो या तो उसमें बचाओगे, यहाँ पर दो ही चीजें होती हैं, खर्च और बचत का जो यहाँ पर जोड़ होता है वो यहाँ पर आय कहलाती है। तो मान लीजिए रेशमा की आय कितनी है, रेशमा की आय यहाँ पर 100 मान लीजिए, आय बराबर यहाँ पर 100 मान लीजिए, यहाँ पर 100 दिया गया है, और उसके बाद उसकी आय में 84% को खर्च, यानी कि यहाँ पर जब इसमें से 84 खर्च हो जाते हैं तो बचत ही तो होगी। बचत कितनी बचती है, बचत आपकी यहाँ पर 16 बचती है, तो यहाँ पर बचत हमने आपको बता दिया। अब उसके बाद करें, यदि उसकी आय में 30% की वृद्धि होती, उसकी आय 100 थी, ठीक है 100 थी, और 30% की वृद्धि होती यानी उसकी आय यहाँ पर 130 हो जाती,
और बचत में 100 यानी कि 40% में वृद्धि होती है, तो ये बचत यहाँ पर 16 है। और इसमें अगर आप 40% की वृद्धि करोगे तो यहाँ पर 140, इसको निकाल लीजिए। तो यहाँ पर इसको कैसे कट करोगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 7 आ जाएगा, 5 आ जाएगा इधर। और अब अगर इसको हम बात करें तो 5 से कट करेंगे, 5 या 15 पॉइंट लगेगा। और 1 5 दूना 10, 32 की गुणा 7 से करवाइए, ये आपका 7 दूना 14 और 21 21 22 यानी कि यहाँ पर 22.4। बचत में जब 40% की वृद्धि की तो यहाँ पर आपका 22.4 इनकी बचत हुई। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। फिर से एक बार समझा देते हैं। कह रहा रेशमा की आय का 84% खर्च हो जाता है। मान लीजिए आय यहाँ पर 100 दी गई है, 84% जब खर्च हो जाता है तो बचत यहाँ पर 16 बैठेगी। और उसके बाद कह रहे यदि उसकी आय में 30% की वृद्धि हो जाए, 100 आय थी 30% की वृद्धि हो जाएगी तो 130 अब हो जाएगी। अब जो बचत यानी कि जो 16 बचत थी उसमें 40% की वृद्धि कर दी गई। बचत में जब 40% की वृद्धि की तो यहाँ पर 22.5 के आसपास हो गई। तो कह रहा उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, खर्च में उसके कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई, ये आपसे पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। देखिए अब यहाँ पर ये आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पर बचत में जब इतनी वृद्धि हुई तो आप लोग यहाँ पर क्या करोगे। फिर पूछ रहा है उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, दशमलव में बताइए। चलिए मैं बता रहा हूँ आप सभी को, दशमलव के बाद एक स्थान तक सही करना है, खर्च निकालना है। तो खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि, खर्च पहले देखिए यहाँ पर कि कितना खर्च हुआ। खर्च कैसे निकालोगे, देखिए जब आय बराबर खर्च प्लस बचत हो सकता है तो खर्च बराबर क्या होगा। खर्च बराबर मैं आपको बता देता हूँ, खर्च बराबर हो सकता है आय माइनस बचत। यानी आय में से जो आप बचत को घटाओगे, आय में से जो आप बचत को यहाँ पर माइनस करोगे तो इन दोनों का डिफरेंस ही खर्च कहलाएगा। आय कितनी है, आय यहाँ पर 130, 100 से 130। अब 130 माइनस बचत की बात करोगे तो यहाँ पर ये कितने 140% की वृद्धि हुई तो 22.4 यहाँ पर बचत हो गई। इन दोनों को घटाओ, देखो खर्च आपका कितना निकल कर आता है। इन दोनों को जब घटाओगे तो 107.6 निकल कर आएगा, यानी कि हमें खर्च पता चल गया है 107। तो अब यहाँ पर खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, मैं इसको इरेज कर दूँ। पहले कितना था, पहले खर्च 84 निकालें हम लोग, ठीक 84 पहले खर्च। यहाँ पर कह रहा क्वेश्चन आय का 84% खर्च हो जाता है तो पहले 84 यहाँ पर, अब खर्च हो गया है 107। अब खर्च में कितने की वृद्धि हुई तो यहाँ पर हमें 107.6 में से यहाँ पर 84 को माइनस करेंगे तो ये आपका 84 माइनस करोगे तो यहाँ पर ये आपका 23.6 करके तो इतनी आपकी वृद्धि निकल कर आएगी। अब खर्च में ये वृद्धि निकल कर के आई, पहले इतना था और अब ये खर्च इतना हो गया तो दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो 23.6 निकल कर आया। और इसको ही आपको प्रतिशत में बदलना है, यानी कि इसको जब प्रतिशत में बताओगे तो यहाँ पर इसको 100 और नीचे आपका 84, क्योंकि 84 से बढ़कर खर्च 107 हुआ था। इसको कैलकुलेट करिए, अगर इसको कैलकुलेट करोगे कैलकुलेटर से, क्योंकि यहाँ पर जगह थोड़ी है तो यहाँ पर 28.1% करके आंसर आएगा। तो यहाँ पर उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि आई, 28.1 करके, सॉरी 28.1, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, साधारण ब्याज पर उधार दी गई किसी धनराशि पर 3 वर्ष बाद मिश्र धन 715 और उसके अगले 5 वर्ष की अवधि के बाद मिश्र धन 990 होता है, वह धनराशि ज्ञात कीजिए। देखिए अगर कभी भी ऐसे दे रखा हो 3 वर्ष बाद यहाँ पर मिश्र धन इतना और 5 वर्ष 10 वर्ष जितना भी लिखा हो, तो यहाँ पर धनराशि अगर पूछे तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा। देखिए 3 वर्ष बाद का मिश्र धन की अगर मैं बात करूँ, 3 वर्ष बाद के मिश्र धन के तो ये आपका 715 है और 5 वर्ष बाद का मिश्र धन कितना है, ये आपका यहाँ पर 990 है। अगर हम लोग इसका गैप निकाले यानी कि 5 वर्ष और -3 वर्ष, यानी कि ये 8 वर्ष होगा, क्योंकि 5 3 8, अगले 5 वर्ष कहा गया है क्वेश्चन में, अगले 5 वर्ष, यानी कि कुल मिलाकर के 8 वर्ष बाद का मिश्र धन यहाँ पर 990 है। अगर इसका डिफरेंस निकालें 8 वर्ष -3 वर्ष तो यहाँ पर 5 वर्ष यहाँ पर आएगा। 5 वर्ष का आप यहाँ पर साधारण ब्याज निकालें, 5 वर्ष का साधारण ब्याज, तो इसको डिफरेंस करिए, 990 में से 715 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, यहाँ पर 275 आएगा।
तो 5 वर्ष का साधारण ब्याज 275, और तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज अगर पूछा जाए तो 275 को 5 से भाग दोगे 55 25, और यानी कि 1 वर्ष का साधारण ब्याज यहाँ पर 55 रुपये आ जाएगा। कितना आएगा? 55 रुपये। तो एक काम करिए, 3 वर्ष का आप साधारण ब्याज निकाल लीजिए, तो इसकी गुणा 3 से कर दीजिए, क्या आ जाएगा? 3 पच्चे 15, 3 18, 3 पच्चे 15 यानी कि 185, यानी कि ये आपका हम करके ही देख लेते हैं। 55 गुणा 3, 3 पच्चे 15 यानी कि 165 आना चाहिए। यानी कि 3 वर्ष का साधारण ब्याज जो निकल कर आएगा, 3 वर्ष का जो साधारण ब्याज निकल कर आएगा वो आपका 165 निकल कर के आया यहाँ पर। अब यहाँ पर एक काम करना होगा कि 3 वर्ष का मिश्रधन 715 दिया गया है। अगर हम लोग इसमें 3 वर्ष का साधारण ब्याज घटा देंगे तो हमें धनराशि पता चल जाएगी। तो यहाँ पर 715 में से 165 घटा दीजिए और ये 0 आएगा, 11 में से 5 आएगा, 550 यहाँ पर क्या है, ये आपकी धनराशि निकल कर आएगी। 550 ऑप्शन नंबर डी में लिखी गई है, जो कि अपना करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा कि आप लोग इस क्वेश्चन को सही कर पाते हो या नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को होमवर्क के रूप में करिए। तो कैसी लगी ये क्लास एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए, और जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा। और अगले ही जो आपके सेशंस प्रोवाइड हों तो उनको भी प्यार से आप लोग देखिए, और अगर आपको सेशन पसंद आया है, वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद का नारा जरूर दीजिए।